हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, यानी कि इस लेसन का हाफ पार्ट हम कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद के जो उत्तराधिकारी कौन कौन हुए हैं और उन्होंने किस तरह से इस राज्य का विस्तार किया है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम शो हो रहा है, यहाँ पे पूरे के पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके उत्तराधिकारियों को वर्णित किया गया है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, जिन्होंने 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। फिर अशोक ने 269 से लेकर 236 ईस्वी पूर्व। कुणाल, दशरथ, संप्रति, और जो लास्ट शासक है वो कौन रहा है? बृहदत्त। जो स्टार्टिंग किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और लास्ट कौन है? बृहदत्त। तो इस तरह से ये रहा है उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसी सिलसिले में हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? बिंदुसार के बारे में, कि इस साम्राज्य की स्थापना के लिए या विस्तार के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। तो विस्तार से इनका वर्णन हम जान लेते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा जो है बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में शासक बनता है। यूनानी इतिहासकार उन्हें क्या कहते हैं? अमित्रघात, मीन्स शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार किया है। कौटिल्य के कहने पर 6 राजधानियों के राजाओं और अमात्यों का उन्होंने भी नाश किया। एक लंबे युद्ध के बाद पूर्वी व पश्चिमी समुद्री के बीच की जो संपूर्ण भूमि है उस पर वे अधिकार कर पाते हैं। उनके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए वे राजकुमार अशोक को भेज देते हैं। अशोक ने इन विद्रोह को शांत करा दिया। बिंदुसार के समय ही सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी है एंटिओकस, उसने अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। यह मैग्नेस के स्थान पे आया था। इस तरह से मिस्र के राजा टालमी जो द्वितीय है फिलाडेल्फस, उसने भी डायनोसियस नामक एक राजदूत इनके दरबार में भेजा। इन राजदूतों से की जाने वाली संधियों से हमें पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा रहा है। और 273 ईस्वी पूर्व में इस तरह से जो है इस वंश के जो शासक हैं बिंदुसार, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद कौन शासक रहा है? ये रहे हैं अशोक प्रियदर्शी, जिसको इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का इनको राज्यपाल बना दिया जाता है। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वे पाटलिपुत्र जाते हैं, और बिंदुसार के 16 पत्नियों से 101 पुत्र थे। इस कारण उत्तराधिकार के लिए अशोक को अपने भाइयों से बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। और इसी कारण से 4 वर्षों के संघर्ष के पश्चात ही 269 ईस्वी पूर्व में ही, जैसे गद्दी उन्होंने कब संभाल ली है? 273 ईस्वी पूर्व में ही शासन को संभाल लिया, लेकिन 4 वर्ष के पश्चात 269 ईस्वी पूर्व में ही उनका अभिषेक किया है। और इस अवसर पर उन्होंने देव नाम प्रिय, यानी कि देवताओं में प्रिय या प्रियदसी की उपाधि भी धारण की है। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था और वो एक ब्राह्मण की कन्या थी। अशोक की शिक्षा दीक्षा अपने सगे भाइयों के साथ ही हुई। उनकी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि अपने भाइयों से अलग थी। पहले उज्जैन और बाद में तक्षशिला का वो राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, तो तक्षशिला का कुमार जो है वो बाद में, यानी कि पहले उज्जैन से स्टार्टिंग है उनके शासन की। अब कलिंग युद्ध या उसका क्या परिणाम हुआ, अशोक पर इसका क्या रिजल्ट रहा, ये सब जान लेते हैं। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक अपने पूर्वजों की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण विजय है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय। ठीक है, क्योंकि कलिंग मगध राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1,50,000 लोग बंदी बना ली जाते हैं, 2,50,000 से अधिक जो लोग हैं वो घायल होते हैं। और कलिंग को विजित कर तोसली इसकी राजधानी
बना ली जाती है। मौर्य साम्राज्य का पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो जाती है और इस युद्ध का तात्कालिक लाभ क्या बताया गया है? बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत सीमा का फैलाव। इस युद्ध में जो बहुत से लोगों का नरसंहार हुआ है, बहुत मर्मस्पर्शी घटना हुई है, तो इससे द्रवित होकर जो सम्राट अशोक है वो क्या कर देते हैं? युद्ध नीति छोड़ देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो ये है सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म की ओर चले जाना या अपनी राज्य विस्तार की नीति को छोड़ देना। लोगों की रक्तपात को देखकर, और क्योंकि वो लोग कौन से थे? बहुत ही ज़्यादा बेचारे कहेंगे, वो तो सिर्फ एक राजा के अनुसार उसकी तरफ से लड़ रहे थे, तो निर्दोष लोगों को वो इस युद्ध में बेवजह मारे जाना अपने आप को रीजन मान लेते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अब जो कलंग की राजतिरंगी है वो ये कहती है कि सबसे पहले अशोक ने कश्मीर पे विजय प्राप्त की और श्रीनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो अशोक के बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं रही हैं, जैसे कि सद्गुण और अहिंसा का पालन करने की बात करते हैं। वो सच्चे रीति रिवाजों को मानने और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करने को कहते हैं। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करने के लिए कहते हैं। दान देना, पवित्र जीवन जीना, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्राएं एक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अब धर्म प्रचार के उपाय, उन्होंने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम शो है, इसमें सभी कारण हैं। जैसे कि धर्म यात्राओं को शुरू किया, धर्मोपदेशों की व्यवस्था की, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, राजकीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे, श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा धर्म के प्रचार के लिए। धर्म देशों को कहाँ पत्थरों पे उन्होंने खुदवाया, जन उपकार के कार्य किए, दिव्य रूपों का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। अब जान लेते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में वर्णन हमें कहाँ से मिलता है। तो अपने अभिलेख, जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने कहाँ राज्य देश उत्कीर्ण करवाए थे, इन अभिलेखों से प्राप्ति स्थलों के आधार पर उनके साम्राज्य की सीमा का पता लगता है। तो ये अभिलेख कौन से हैं? जैसे कि 14 शिलालेख हैं, शाहबाजगढ़ी पेशावर में, मानसेरा हजारा पाकिस्तान, कालसी उत्तर प्रदेश, धौली जोगत उड़ीसा, हीराकुडी आंध्र प्रदेश आदि इनके 14 शिलालेखों में शामिल हैं। अब 7 स्तंभ लेख जो स्तंभों पे खुदवाए गए हैं, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में ये एक स्तंभ लेख ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये कौन से हैं? टोपरा हरियाणा में, प्रयागराज ये कहाँ है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, लोरिया नंदनगढ़ बिहार में, सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ रोमनदेई और निगलीवा सागर नेपाल की तराई में। स्तंभ लेखों में सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष जो है सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पे 4, जैसे कि इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, 4 शेर बैठे हुए हैं और ये क्या बताते हैं? चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के बारे में। अब लघु शिलालेख कौन से हैं? सहसाराम बिहार में, विराट राजस्थान में, जटिंग रामेश्वर में मिला है ये, और गुफा लेख भी संख्या में 3 है जो बिहार की ब्रावर नामक पहाड़ी की गुफाओं में मिले हुए हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि एक अशोक का साम्राज्य जो है विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और ये कहाँ तक है? पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो यहाँ जो इंडिया का मैप है उसमें शो हो रहा है कि कहाँ कहाँ तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ है और उसके साम्राज्य के फैलाव के क्या शॉर्ट है, किसे हमें पता चल रहा है। जैसे कि कालसी, दिल्ली, गुजारा, चंपारण, जिनका वर्णन अभी हम कर चुके हैं कि यहाँ पे शिलालेख, गुहालेख, अशोक की लाटें, जैसे जहाँ पे ये आपको ये फ्लैग दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे अशोक की लाटें हैं, शिलालेख और महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं अशोक के शासनकाल के समय और कुछ तोपों का भी वर्णन इस शासनकाल के बारे में हमें मिलता है। तो इस तरह से पूरे भारत को लगभग इस साम्राज्य ने कवर कर चुका था। लेकिन ऐसा नहीं कि इस साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा को छुआ है तो इसका पतन ही नहीं होगा। हाँ, इसका पतन भी हुआ है। तो ये जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि
इसका अंतिम शासक रहा है बृहदत्त। उसको किसने मारा है? पुष्यमित्र सुंग ने। कब? 184 ईस्वी पूर्व में। बृहदत्त के बाद साम्राज्य का पतन बिल्कुल हो गया। इस राज्य के पतन के क्या कारण रहे हैं? जैसे कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल हो गए, साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, उनसे संभल नहीं पा रहा था। प्रांतीय अधिकारी हैं उन्होंने भी अत्याचार लोगों पे बढ़ा दिए, विदेशी आक्रमण होने लगे, वित्तीय संकट पैदा हो गया। इतने बड़े राज्य की व्यवस्था को चलाना आसान काम नहीं था, तो वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा गई। उत्तराधिकार के नियम जो थे उनका अभाव हो गया और साम्राज्य का विभाजन हो गया। यानी कि प्रांतीय जो शासक हैं वो, जैसे कि अभी हमने बात की, वो इस तरह से विरक्त होते गए। अब मौर्य युगीन संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। इस जो साम्राज्य की स्थापना है, इससे हमें राजनीतिक एकता और सुदृढ़ता का वातावरण तैयार हुआ मिलता है। इसमें भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। तो इस संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को हम इस प्रकार से जान सकते हैं, जैसे कि शासन व्यवस्था। जैसे हमने ये लेसन स्टार्ट किया तब हम जान चुके हैं कि इसकी स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जो सम्राट अशोक के समय अवस्था अनुसार इसमें सुधार भी किए गए। मौर्य जो शासन व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या था? हर परिस्थिति में जनता की हित साधना, और इसके लिए प्रशासन कई बड़े स्तरों पे बांटा गया। तो किस तरह से शासन को चलाया जाता था? जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया का शासन भी केंद्रीय, प्रांतीय, जैसे कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर चलता है। तो इसी तरह पहले भी शासन व्यवस्था अपनाई जाती थी। तो उस टाइम पे क्या शासन व्यवस्था? केंद्रीय जो शासन व्यवस्था है उसका प्रधान राजा स्वयं होता था, और मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। तो इसके अनुरूप मौर्य सम्राट सर्वोच्च क्या था? सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। मंत्री परिषद राजा को सिर्फ परामर्श ही देती थी। मंत्री परिषद व राजा के द्वारा मुख्य रूप से नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था। उन नीतियों को लागू करने का कार्य जो है वो कौन करते थे? अधिकारी। और इस उद्देश्य से क्या बनाए गए थे इसमें? इस उद्देश्य से इसमें 18 विभाग बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 18 विभाग। तो प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का अध्यक्ष क्या है? अमात्य, समाहर्ता, सन्निधाता, मंत्री, व्यवहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, प्रशासता, आठविक, ये प्रमुख अमात्यों के ही नाम हैं। ठीक है। तो अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ वर्णित है प्रांतीय व्यवस्था केंद्र के साथ साथ। तो ये प्रांतों की संख्या जो है हमें निश्चित नहीं है। उनके पुत्र जो हैं अशोक के अभिलेखों से हमें क्या मिलता है? 5 प्रांतों की जानकारी हमें मिलती है। तो ये जो प्रांत हैं उनके राजकुमार राजकुल से ही संबंधित कुमार होते थे। कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी अवसर मौका दे देते थे। उदाहरणतः चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था और उसके पास अपनी मंत्री परिषद भी होती थी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं था कि ये जो व्यवस्था है केवल राजघराने से ही आधारित थी, कि योग्य व्यक्तियों को भी यहाँ मौका दिया जाता था। यहाँ पे पर्ण का जिक्र हुआ है, तो पर्ण क्या होता था? 3/4 तोले का चांदी का सिक्का। अब प्रांत और राजधानी कौन कौन से प्रांत थे? उत्तरापत, जैसे कि 5 प्रांतों का वर्णन है। उत्तरापत, तो इसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोषणी, दक्षिणापत, श्रवणगिरी, प्राच्य, पाटलिपुत्र। तो ये मुख्य प्रांत रहे हैं और उनकी राजधानियां रही हैं। अब ये थे प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था के बाद हम मंडल, जिला और नगर प्रशासन के बारे में भी जान लेते हैं। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल बनाए हुए थे और इनकी क्षमता आधुनिक जो है कमिश्नरी उससे की जाती थी। इनका प्रधान कौन होता था? प्रदेष्टा नामक अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में इसे प्रादेशिक भी कहा गया है। ये केंद्र सरकार के समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। मंडल का विभाजन जिलों में, मंडल किस में बांट दिए गए? जिलों में। जिलों को क्या कहा जाता था? आहार या विषय।
जिले के नीचे एक स्थानीय इकाई होती थी। इसमें 800 गांव शामिल थे। स्थानीय के अंतर्गत 400 गांव की द्रोणमुख नामक 2 इकाइयां होती थी। अब जो द्रोणमुख है उसमें 200 गांव बांट दिए और इन 200 गांवों की इकाई का नाम रख दिया खारवटिक। खारवटिक में 20 संग्रहण थे। अब प्रत्येक संग्रहण में कितने गांव बना दिए? 10। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन जो है नगर पालिका चलाती थी और नगर की एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक कहलाता था। अब मेघनास्तीनिस जो है वो ये बताता है पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियां भी होती थी। ये कौन कौन सी हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये 6 समितियां रही हैं। कौन सी? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है शिल्प कला समिति। सेकंड आपकी कौन सी समिति है? वाणिज्य समिति, वैदेशिक समिति, उद्योग समिति, जनसंख्या और कर समिति। जैसे इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कौन सी समिति कौन सा कार्य करती थी। अब ग्राम प्रशासन जो है इस राज्य की सबसे कौन सी इकाई थी? छोटी इकाई थी। इसका अध्यक्ष ग्रामीणी क्या करता था? ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित किया जाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित ग्राम में क्या था? वर्ग परिषद में गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे। ये ग्राम प्रशासन में ग्रामीणी की मदद करते थे। राज्य ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। गांव की भूमि, सिंचाई व न्याय से संबंधित सभी कार्यों का निपटाने का अधिकार ग्रामीणी को ही था। अब न्याय व्यवस्था एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च जो अधिकारी है, न्यायाधीश है, वो सम्राट होता था। सामान्यतः संपूर्ण साम्राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक तो धर्मस्थलीय, एक कंटक शोधन। ठीक है, धर्मस्थलीय मतलब जिसमें दीवानी न्यायालय स्थापित था, धर्म संबंधी मामले देखे जाते और फौजदारी में बाकी के जो चीजें हैं उनकी सुनवाई की जाती थी। अब राजस्व प्रशासन कैसा था? राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो राजस्व की बात करें तो ये इस राज्य की आय का मुख्य स्रोत है। उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इसके अलावा शुल्क, चुंगी कर, बिक्री कर, दंड था, राज्य उद्योगों आदि से भी आय की प्राप्ति होती थी। तो इस तरह से राजस्व की व्यवस्था की जाती थी और राजस्व लिया जाता था। पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। जो पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना किस लिए? सुरक्षा के लिए। ठीक है। सैन्य प्रशासन, एक अत्यंत विशाल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। सैनिकों को उस टाइम पे भी मौर्य काल में नकद वेतन दिया जाता था। जो सेना का प्रबंध है वो 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समितियां कौन कौन सी हैं? पैदल सेना समिति, नौ सेना समिति, रसद समिति, अश्वारोही समिति, गज सेना समिति और रथ सेना समिति। और दुर्ग भी 5 प्रकार के होते थे: स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरिदुर्ग और मृद। अब लोकहित के कार्य उन्होंने क्या किया? जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि लोकहित के लिए इस राज्य के शासकों ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए, औषधालय, पशु अस्पताल बनवाए और सभी कार्यों से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का हमें पता चलता है। सामाजिक स्थिति कैसी रही है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था को क्या है, एक निश्चित आकार प्राप्त हो चुका था। 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक उपजातियों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में है। उपजातियों की उत्पत्ति अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण हुई थी। नृत्य, वाद्य, गायन, घोड़ दौड़, शतरंज, जुआ खेलना आदि समाज में लोकप्रिय खेल थे। लोग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण करते थे। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी व रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा के प्रमुख केंद्र गुरुकुल और मठ थे। तक्षशिला, बनारस, उज्जैन उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र माने गए हैं। तो ये है मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में वर्णन। अब आर्थिक जो जीवन है, आर्थिक जीवन जैसे कि कैसे चलता था, उनका मुख्य जो कार्य है वो कृषि और पशुपालन ही रहा है और सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है। जैसे कि सिंचाई के लिए झील का निर्माण किया गया। अनेक प्रकार की फल सब्जियां, कपड़ा, चमड़ा, आभूषण आदि के उद्योग भी उन्नत थे। और इसी तरह से धार्मिक जीवन मौर्य काल में वैदिक
बौद्ध, जैन और आजीविक मत के प्रमुख संप्रदायों का यहाँ पे उदय हुआ है। बुद्ध को देवता बनाकर अब उनके अवशेषों और प्रतीकों की पूजा की जाने लगी थी। तो इस तरह से यह पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य का वर्णन। अब यहाँ पे आपको जो ये डायग्राम दिखाया गया है, ये शासक और उन्होंने किस तिथि में ये काम किया है, यानी कि पूरे लेसन की रिवीजन अब एक बार फिर कर लेते हैं। तो प्रमुख शासक रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी में, और फिर रहा है अशोक प्रियदर्शी, जिन्होंने 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। स्टार्टिंग में भारत पे आक्रमण करने वाले हैं 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर, फिर 325 में सिकंदर भारत से वापस चले जाते हैं। 322 ईस्वी पूर्व में स्थिति का फायदा उठाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमेतर पंजाब और सिंध पे विजय प्राप्त कर ली जाती है। 5 में चंद्रगुप्त और शैल्यूकुश का युद्ध होता है और 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की भी मृत्यु हो जाती है। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक किया जाता है और इसके बाद क्या होता है, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय कर लेता है सम्राट अशोक और 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है, यानी कि पतन हो जाता है। तो ये है मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन। इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।